एक दिन रहीम अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलता है। तो वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रहीम अपनी गाड़ी रोकता है। भैया जरा 500 का पेट्रोल डालना। हाँ भाई, पेट्रोल फुल करवा ले, पता नहीं आगे कहीं पेट्रोल मिले या नहीं। वही पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी होती है। अच्छा, तो ये लोग घूमने जा रहे हैं। कोई घूमने निकले और मैं ना जाऊं साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? वह चुपचाप उनकी गाड़ी की डिग्गी में बैठ जाती है। गाड़ी भरवा कर वे लोग पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। वे लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और गाते हुए मस्ती करते हुए निकल पड़ते हैं। नशे दिया बोतले टिन्नू गट गट करके पी जावा, ओए कुक्का तेरे कुछ कुछ कहना। वाह भाई, इस बात पे तो मुझे बोतल याद आ गई। फिर वे लोग एक दुकान पर गाड़ी रोकते हैं। भाई विक्रम, जा एक बियर ले आ और साथ में चखना भी ले लिए। भाई फुल मजे में हो रहा है आज, क्या बात है। फिर वे बियर की बोतल और नमकीन लेकर गाड़ी में वापस आ जाता है और चलती गाड़ी में पीने लगता है। वे लोग पुरानी हवेली से थोड़ी दूर ही होते हैं कि उनकी गाड़ी झटके देने लगती है। अबे यार, अब इसमें क्या हो गया? पता नहीं यार, पिछले हफ्ते ही ठीक होके आई है। चलो उतर के देखते हैं। तुम लोग गाड़ी निहारो, मैं तो चला उस हवेली में। मैंने सुना है वहाँ पुश्तैनी नाग नागिनों की फोटो लगी हुई है। जरा हम भी तो देखें, नाग नागिन कितनी सुंदर होती है? हंसता हुआ विक्रम दिनेश को हाई फाई देता है और बोतल लेकर हवेली की तरफ जाने लगता है। अबे रुक जा ठरकी, लड़कियों का नाम सुना नहीं कि बस तेरी लार टपकने लगती है। कोई मेरे साथ भी तो रुको। भाई तेरी गाड़ी तू दे, तब तक हम अपने मजे करके आते हैं। चुड़ैल ये सब डिग्गी में से सुन रही होती है। चुड़ैल मौका देखते ही चुपचाप बाहर निकलती है। वह देखती है कि रहीम गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सही मौका है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। चुड़ैल चुपचाप गाड़ी से पेट्रोल चुराने लगती है और एक बोतल भर लेती है पेट्रोल से। अब देखती हूँ तुम लोग कैसे निकलते हो इस जगह से। फिर वह एक सुंदर लड़की का रूप लेती है और रहीम के पास जाती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? रहीम इतनी खूबसूरत लड़की देखकर बहकने लगता है। जी नहीं, बस हो गया। वैसे आप बहुत सुंदर हैं। मुझसे भी सुंदर लड़कियां उस हवेली में हैं, देखोगे? आप जानते हो उस हवेली के बारे में? चलो मेरे साथ। लड़की आगे चलने लगती है और रहीम को भी उस हवेली में ले जाती है। वहाँ दिनेश जब उस लड़की को देखता है तो मन ही मन लट्टू फूटने लगते हैं। अबे यार, ये रहीम क्या माल लाया है, कतई जहर है भाई, जहर। वे सब उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। लड़की उन सभी को अपनी अदाओं में फंसाकर अलग अलग कमरों में ले जाती है। चलो मैं छुपने जा रही हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन ढूंढ पाता है मुझे। वे सब उसे इतनी बड़ी हवेली में ढूंढने लगते हैं। सबसे छुपकर वह चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उनमें से किसी के आने का इंतजार करने लगती है। आओ आओ, ढूंढो मुझे। विक्रम चुड़ैल की मीठी आवाज सुनता है। लगता है इसी कमरे में है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। आजा आजा राजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। विक्रम जैसे ही कमरे में घुसता है, चुड़ैल विक्रम को मार देती है। विक्रम की चीखने की आवाज सुनकर रहीम उसे ढूंढने लगता है। इससे पहले कि रहीम कुछ समझ पाए, चुड़ैल उसे भी
पीछे से हमला करके मार देती है। अब लड़की अपने असली चुड़ैल रूप में आती है। वह दिनेश को ढूंढ रही होती है, पर दिनेश चुड़ैल को छिपे हुए देख लेता है। ओ तेरी, ये तो चुड़ैल है। अबे भागो। अरे भाई, कोई है? अरे भाई मेरी मदद करो। अरे भाई, कोई है? दिनेश सबको आवाज लगाता है, पर उसे किसी का जवाब नहीं मिलता। कोई नहीं सुनेगा तेरी आवाज। सब तेरा इंतजार ऊपर आसमान में कर रहे हैं। आजा आजा आजा, मेरे पास आजा, तुझे भी उनके पास भेज दूं। वहाँ बियर और चखना भी मिलेगा तुझे। तेरा ध्यान किधर है, तेरी रानी इधर है। तेरा ध्यान किधर है, तेरी रानी इधर है। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई रानी नहीं चाहिए। ये रानी मेरी पुंगी बजा देगी। भाई भाग ले बेटा। बड़ा तेरे को लड़कियां ताड़ने का शौक था ना, ताड़ चुड़ैल को। चुड़ैल ताड़ बेटा तू। दिनेश भागता भागता बाहर गाड़ी के पास पहुंचता है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। वह गाड़ी में फटाफट बैठता है और गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। अरे अब इस खटारा को क्या हुआ? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तभी वह चुड़ैल हंसती हुई आ जाती है और दिनेश को पेट्रोल से भरी बोतल दिखाकर पूछती है, ओ हीरो, देख, कहीं यही तो नहीं चाहिए तुझे? दिनेश देखते ही बौखला जाता है। अरे पर तू इसका करेगी क्या? ये कोई खाने वाने की चीज थोड़ी ना है। अच्छा, पर गाड़ी चलाने की चीज तो है ना। सोच, अब तू कैसे भागेगा मेरे से बच के? अरे ये तो पेट्रोल चोर भी निकली। तेरे को शर्म नहीं आती? चुड़ैल होके पेट्रोल चुराती है। और वह उतर कर तेज तेज भागने लगता है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। उसे एक शॉर्टकट रास्ता पता होता है। वो वहाँ से निकलकर भाग जाता है। अरे कहाँ छुप गया ये मुहा? चुड़ैल उसे ढूंढते ढूंढते सड़क पर आ जाती है। वहाँ उसे एक ट्रक खड़ा दिखता है। चल, उसे बाद में देखूंगी, अभी इस ट्रक का काम तमाम करती हूँ। फिर वह चुपचाप उस ट्रक से भी पेट्रोल निकाल लेती है। दिनेश ये सब हरकतें छुपकर देख रहा होता है। ये चुड़ैल पेट्रोल चुरा के करती क्या होगी? भला इसे पेट्रोल की क्या जरूरत? कुछ ही देर में वह देखता है कि चुड़ैल वह पेट्रोल पीने लगती है। कितना स्वादिष्ट लगता है। ये ना मिले मुझे तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। चुड़ैल पेट्रोल पीते हुए गाना गाने लगती है। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। और 2 घूंट और मार लेती है। फिर वह मुंह ऊपर आसमान की तरफ करके मुंह से आग निकालती है। ये सब देखकर दिनेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। दिनेश आग देखता है न ताव और जंगल के रास्ते शॉर्टकट से भागने लगता है। भाई साहब, पहली बार देखा चुड़ैल के भी शौक होते हैं। आज के बाद कुछ भी हो जाए, कतई लड़की की अदाओं में नहीं फंसूंगा, बता रहा हूँ। दिनेश बेटा, एक बात समझ ले, तेरी बीवी के अलावा बाकी सब तेरी माँ बहन है। हाँ। और भागता भागता दिनेश अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गया रे। जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी।
सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, का तुम रात सुने रही? ई हैंड पंपवा खुदे चलत रहा। राती 12 बजे भला कौन पानी भरे आई? हमें तो बहुत डर लागत बा। हाँ रानी, हम सुने रही। हमार रिंकिया के पापा तक कहत रही कि हम जाके देखा। हम उनके रोक लिहिस। कौन जाने का बला हुई। फिर उसी रात फिर से 12 बजते ही वह हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह होने पर, अरे मीना दीदी, चला हो हैंडपंपवा पर पानी भरे के, हमें अकेले जाते डर लागत बा। फिर वे दोनों हैंडपंप पर जाती हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वहां किसी के पैर का निशान होता है जो इंसानी पैर से दुगने साइज का होता है। ई देखा हो रानी, हम कहत रहे ना कुछ गड़बड़ जरूर बा। ई देखा, भला किस इंसान के इतना बड़ पैर हुई। तभी वहां पिंकी आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? ई देखो बहन, इतना बड़का पैर। लागत है कौनो शैतान ई हैंड पंपवा पे आया रहा। कम ऑन दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारी सिटी में तो ऐसे बहुत करा जाता है। अरे आप शहर से आई रही पिंकी बहन, आप ये सब ना समझी। फिर रात होने पर हैंडपंप फिर खुद से चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ हैंडपंप के पास। मैं अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को। फिर जैसे ही पिंकी वहाँ पहुँचती है, वह दंग रह जाती है। वहाँ 2 सिर की एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। पिंकी के पसीने छूट जाते हैं। आ गई, बहुत इंतजार कराया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो सिर ही दर्द हो गया ये हैंडपंप चला चला के। कितने दिनों में एक शिकार आया है। पिंकी हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाती है। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वालों से प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। मैं तो पास के शहर में पढ़ती हूँ, इस गांव में घूमने आई हूँ। पर चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन, देखा तो आज तो यहाँ खून भी पड़ा बा। कौनो अनहोनी हो गई लागत बा। तभी पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी पिंकी घर नहीं आई। वो रात इस नल पर आई थी। हाँ, ये खून कैसा पड़ा है? कहीं ये मेरी पिंकी का तो नहीं। अरे भौजाई, हम उसे कल ही कह रहे कि ज्यादा लेक्चर का झाड़ो। लगता है उसके साथ कुछ गलत हुई गवा। थोड़ी देर में झाड़ियों में उन्हें पिंकी की सिर कटी लाश दिखती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंडपंप पर कोई नहीं आएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल फिर से हैंडपंप पर आकर उसे चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो हम भूखी मर जाएंगी। हाँ, पर करें क्या? रुक जा मेरे जुड़वा सिर, अभी तुझे किसी खोपड़ी का स्वाद चखवाती हूँ। फिर वह चुड़ैल पिंकी के घर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर चुड़ैल पिंकी की आवाज में उसकी माँ को आवाज देती है। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। मम्मी। पिंकी की आवाज सुन उसकी माँ झट से दरवाजा खोलती है।
वह बाहर चुड़ैल को देख पिंकी की माँ कांपने लगती है। पिंकी, ये तुझे क्या हुआ? चुड़ैल की एक खोपड़ी अपनी लंबी जीभ से पिंकी की माँ को जकड़ लेती है। मैं कोई पिंकी बिंकी नहीं। तेरी पिंकी तो कब की हजम भी हो गई होगी। अब तू मेरा खाना बनेगी मूर्ख औरत। फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी काट कर निकाल लेती है और उसे खा जाती है। फिर सुबह होने पर पिंकी की माँ की सिर कटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सुनत हो जी, उस शहर वाली माँ बेटी के कोई मार के मुंडी गायब कर दिया रहा। लगता है कोनो भूत पिशाच ही सब कर रहा है। तुम बाहर ना जावा, तुमका कुछ हो गए तो हम का करब? अरे हमका कुछ ना हुई। हम जात रहे वो हैंड पंपवा के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाई खातिर, हाँ, ताकि देख सके आखिर मामला का बा। फिर वह गांव की कई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। रात होने पर वह चुड़ैल वापस आती है। वह थोड़ी देर हैंडपंप चलाती है पर कोई नहीं आता। वह गांव में पिंकी और उसकी माँ की आवाज निकालकर सबको बुलाती है पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं। कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तरकीब सोचो, नहीं तो अगर हम 2 दिन भूखी रही तो मर जाएंगी। गांव वाले हैंडपंप से पानी नहीं भर रहे पर कुएं से तो भर रहे हैं। हम चलकर कुएं में बैठ जाती हैं। जैसे ही कोई आएगा तुम अपनी लंबी जीभ से उसे अंदर खींच लेना, फिर हम उसे खा जाएंगी। हाँ, सही कहती हो। फिर वह चुड़ैल कुएं में जाकर छिप जाती है। सुबह होने पर, अरे सुबह सुबह कहाँ जावत बा? रात तू शैतानी शक्ति सारे गांव में घूम रही। अरे तू डरा ना, हमार राजकुमारी, हमका कछु ना हुई। हाँ, हम जा रहे सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग ले खातिर। हाँ, अच्छा जावत ही हो तो मटका में पानी भर लावा कुआं से। फिर रानी का पति मटका लेकर निकल जाता है। अरे पहले रिकॉर्डिंग निकाला कि कुएं पे जावा? चलो पहले कुएं पे चलते हैं, नहीं तो वहाँ भीड़ हो जाए। फिर वह कुएं पर जाता है। जैसे ही वह कुएं में अपना घड़ा डालता है, चुड़ैल का सिर अपनी जीभ से लपेट कर उसे अंदर खींच लेता है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता और चुड़ैल उसकी खोपड़ी खा जाती है। कुछ देर में गांव वालों को उसकी सिर कटी लाश कुएं में दिखती है। इस बार और कोहराम मच जाता है। हम कहर, अरे हम इकरा के कही रही ना जावा सुबह सुबह, पर ये हमारी एक न सुनी। हम तो लुट गईली, बर्बाद हो गईली। हे राम। पर तुहार पति सुबह सुबह आया क्या करने रहा? फिर रानी ने बताया कि उसके पति ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे गांव में, जिससे यह पता चल सके कि आखिर मामला क्या है। फिर वे सब गांव वाले सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं, टीवी पर चलाते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है। वे यह भी सुन लेते हैं कि अगर वे चुड़ैल 2 दिन भूखी रही तो मर जाएंगी। गांव वालों, हमारे सामने एक बहुत खतरनाक दुश्मन है। इसे हराने के लिए हमें बस ये करना है कि हम 3 दिन तक अपने घरों में कैद रहें, नहीं तो ये 2 मुंडी वाली चुड़ैल कई और लोगों को अपना शिकार बना लेगी। मैं गांव में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करता हूँ। लॉकडाउन होने के बाद वे चुड़ैल 2 दिन तक गांव में आई अपना शिकार पकड़ने के लिए। उन्होंने कई तरकीबें लगाई पर कोई अपने घर से बाहर नहीं आया और वे दोनों चुड़ैल मर गईं। रीता अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रही थी। जैसे जैसे उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता वो प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से चलती, लेकिन वहाँ भीड़ अधिक थी, इसलिए वो कई बार लोगों से टकरा भी गई।
लेकिन जल्दी की वजह से इस बार वो एक बूढ़ी महिला से टकरा गई। महिला ने झुंझलाते हुए कहा, इतनी तेज काहे दौड़ रही हो? ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही है? सामने बड़े बुजुर्गों को भी मार रही हो। ओह, गलती से हो गया, मुझसे मेरी जिंदगी छूट गई। ट्रेन तो छोटी बात है। इतना कहकर रीता प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वहां 2 डिब्बों वाली एक ट्रेन खड़ी थी जिसमें कोई भी नहीं बैठ रहा था। रीता ने चारों तरफ देखा कि लोग किसी अन्य ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और इसमें नहीं बैठ रहे हैं। इसमें कोई आ क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, मुझे जाना है, मैं बैठ जाती हूँ। तभी ट्रेन हॉर्न देने लगी। रीता ट्रेन के अंदर चली गई। बाहर से एक महिला ने आवाज लगाई, आपको इस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा नहीं कि इसमें कोई नहीं जा रहा? मुझे भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। वैसे इसमें ना जाने के कुछ कारण है क्या? जिस ट्रेन में तुम बैठी हो ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी बल्कि मौत से भी मिलवा सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना। वैसे जिंदगी भी तो मौत से ही मिलवाती है, इसलिए आजकल मुझे किसी से डर नहीं। अजीब पागल है। ट्रेन चलने लगी। रीता को भी अब डर लगने लगा था। यहाँ बहुत अजीब माहौल है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वहां बहुत घना जंगल आया। जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। ट्रेन वहीं रुक गई। रीता ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डर की वजह से रीता ट्रेन से नीचे उतर गई। ट्रेन चली गई। अब रीता तूफान में उस जंगल में अकेले खड़ी थी। अरे नहीं, ट्रेन तो चली गई, मुझे यहाँ नहीं उतरना चाहिए था। रीता ने दौड़कर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की लेकिन ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। वो बेचारी थक कर नीचे बैठ गई। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तभी रीता की नजर एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी। वो बारिश और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा के दरवाजे की तरफ गई। मुझे नहीं पता कि इस गुफा में जाना कितना सुरक्षित है, लेकिन बाहर रहकर भी खतरा ही है। वो गुफा के अंदर चली गई। उसे चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। अजीब अजीब से डरावनी पक्षी उसके चारों तरफ मंडराने लगे। वो गुफा के बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी लेकिन उसकी बहुत तेज चीख निकल गई क्योंकि सामने एक महिला खड़ी थी जिसके लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, लंबे बिखरे बाल। उसकी डरावनी आवाज उसे बहुत डरा रही थी। कौन कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आई हो? मुझे जाने दो। यहाँ से जाना तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। मेरे रास्ते से हटो, हटो और मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। जो यहाँ एक बार आ गया मैं उसका खून पी जाती हूँ। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल ने रीता का गला पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। रीता मदद की गुहार लगाती रही लेकिन उसे वहां कोई बचाने नहीं आया। रीता तेज तेज चीख रही थी। चुड़ैल ने रीता को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद रीता तेजी से भाग रही थी। वो गुफा में इधर से उधर दौड़ रही थी लेकिन तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जाने दो, बचाओ, बचाओ। रीता को कोई बचाने नहीं आ रहा था। तभी रीता को वहां से भागने का मौका मिल गया। वो बाहर की तरफ दौड़ी लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। रीता बहुत घबरा गई थी। वो पीछे की तरफ दौड़ी लेकिन पीछे भी उसके चुड़ैल खड़ी होकर हंस रही थी। उसके चारों तरफ उसको एक ही चेहरा दिख रहा था। हंसती हुई चुड़ैल उसको बहुत डरा रही थी। रीता बेहोश होकर गिर गई। आसपास के लोग भी भूतिया गुफा के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी गुफा की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि जो भी गुफा की तरफ जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। इसलिए सभी के दिल में उस भूतिया गुफा के लिए खौफ था। कुछ समय बाद रीता की आंख खुली तो सामने एक तांत्रिक खड़ा था। आंख खुलते ही रीता वहां से भागने लगी। तभी तांत्रिक ने उसे रोका। रुको बेटी। जी? तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बाहर जाना है। ये भूतिया गुफा है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस भूतिया गुफा से बाहर निकाल दीजिए। तांत्रिक ने रीता को शांत किया और अपने मंत्रों का उच्चारण किया, जिसके बाद पूरी गुफा में भूत और चुड़ैल आ गए। तांत्रिक ने वहां बहुत सारी बोतलें रखी और सभी को उस बोतल के अंदर कैद कर लिया। अब गुफा भूतिया गुफा नहीं थी। सभी? हाँ, मैंने सभी को कैद कर लिया है। आपने उस दिन से सभी को कैद क्यों नहीं किया था? ये भूतिया गुफा बहुत खतरनाक थी, इसीलिए उस दिन से मैं इस सब की तैयारी कर रहा था।
मैंने इस गुफा को भूतों से मुक्त करने के लिए सिद्धि की, पर आज मैंने इसे मुक्त कर दिया है। अब सभी लोग निडर रह सकते हैं। मैं इस गुफा के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। शहर से 10 लोग गांव में रिसर्च करने आए थे। वो दिखने में गांव वालों से अलग थे। गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा था, इसलिए वहां के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। जिसके बाद गांव के लोगों ने 10 लोगों के समूह को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें गांव में रहने नहीं दिया गया, इसलिए वो इस गुफा में रहने लगे। लेकिन एक दिन जब वो लोग अपना भोजन बना रहे थे, तभी कुछ गांव वाले उनके पास आए। ओए, तुम लोग जल्दी से जल्दी इस गांव को खाली कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ, बस बहुत हो गया, अब तुमको यहाँ से जाना होगा। हमें तुम लोगों पर शक है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुमको कुछ भी सहना पड़ सकता है, इसीलिए आखिरी चेतावनी को समझ जाओ। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए, हम गलत लोग नहीं हैं। देखो, हमें अपने गांव के लोगों की बहुत चिंता है। तुम यहाँ जरूर कुछ नुकसान पहुँचाने आए हो। दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे थे कि तभी गांव के एक व्यक्ति ने भोजन में जहर मिला दिया और फिर सभी लोग चले गए। जिसके बाद पूरे समूह ने भोजन किया। उसमें जहर की वजह से सभी लोगों की मौत हो गई। सभी लोग तड़प तड़प कर मर गए। गांव के लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया। जिसके बाद रिसर्च करने आए सभी लोग भूत बन गए और लोगों को परेशान करने लगे। बस इस गुफा की इतनी सी कहानी है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे भूत कैसे आ गए और ये गुफा भूतिया कैसे बन गई? 10 लोगों की आत्मा ने दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और फिर बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद देखते ही देखते ये गुफा भूतिया हो गई। आपने उस दिन से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं उसी दिन से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी कोशिश सफल हुई है। हाँ, आज आपने मेरी जान बचाई और भी न जाने कितने लोगों को बचाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब सब खुश रहेंगे। तांत्रिक अपनी समाधि की ओर लौट गया। रीता भी अपने घर चली गई। अब वो गुफा भूतिया नहीं थी। सभी लोग वहां आने। एक गांव में एक भिखारी रहा करता था। उस भिखारी को हर चीज से शिकायत रहती थी। हे भगवान, बाकी लोग इतने खुश रहते हैं और मेरी जिंदगी ऐसी कैसी। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली है। तभी वहाँ से मोहन जा रहा होता है और वो भिखारी की बात सुनता है और भिखारी से बोलता है, क्या भिखारी भाई सुबह सुबह रोना चालू है? आपको कुछ और काम नहीं है क्या? अरे ये क्या बोल दिया मैंने आपको? आपको तो सच में कुछ काम नहीं है। कितनी अच्छी तो जिंदगी है। लोगों के पैसे पर जीते रहो, खाओ पियो सो जाओ, किसी की टेंशन नहीं, किसी के लिए कुछ करना नहीं। अब इससे अच्छी जिंदगी क्या देगा ऊपर वाला आपको? देखो मोहन, मैं भगवान से बात कर रहा था। तुम भगवान तो नहीं हो और ना ही मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। मुझे तो बहुत काम है क्योंकि मैं मेहनत करके खाता हूँ ना। चलो अब मैं अपने काम पर चलता हूँ। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत जबान चलाने लगा है। मोहन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद खेत की तरफ तेजी से मुड़ जाती है। आगे जाकर मोहन खेत में गिर जाता है। माँ, हे भगवान, जोर से चोट लग गई, लेकिन मैं यहाँ गिर कैसे गया? अभी कहाँ चोट लगी है तुझे? चोट तो अब लगेगी। बहुत बोलता है ना तू। अब क्या होगा माफी मांगकर? अब तो तूने कर दिया जो तुझे करना था। चुड़ैल इतना बोलकर उसकी जुबान खींच लेती है। इसी जुबान से बोला था ना, अब जाकर कैसे बोलेगा सबको? जुबान तो मैंने खींच ली। चल अब बता क्या ही बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है।
इतना बोलकर चुड़ैल ने मोहन को मार डाला। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और सब इस बारे में बात करने लगे, लेकिन सबको लगा ये एक्सीडेंट था। ये तो होना ही था। जिसको बात करने की समझ नहीं हो उसके साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। अगली सुबह फिर से भिखारी गांव की सड़क पर बैठा होता है। आज कितनी धूप है, लग रहा है जैसे जल जाऊंगा मैं। यहाँ तो कोई पानी भी नहीं पिलाता। हाँ हाँ, तुम ही तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो। हम सबको तुम्हारी ही सेवा में लगे रहना चाहिए, तभी तो हमारे भाग्य खुलेंगे। बड़ा आया पानी पीने वाला, भीख मांग कर तो खाता है। देखो राकेश, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है, तो तुम अपना रास्ता नापो। अरे क्या रास्ता नापू? रोज सुबह रोने बैठ जाता है मनहूस कहीं का, जैसे हम तो बहुत मस्ती में हैं। चल भाग यहाँ से। रोएगा तो अब तू। भिखारी अपनी बोरी के नीचे से एक पैकेट निकालता है और जमीन पर राकेश का नाम लिख देता है, और राकेश अचानक आधे रास्ते में उल्टी करने लगता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है एक सुंदर रूप लेकर। तुम कौन हो? क्या एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बहुत उल्टी हो रही है, लग रहा है जैसे तबीयत खराब हो गई है। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। पर जब वो पानी उसके हाथों पर गिराने लगती है तो वो पानी नहीं होता, खून होता है। फिर चुड़ैल अपना असली रूप ले लेती है। मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ? मेरी खूबसूरती देखकर कंफ्यूज हो गया क्या? चुड़ैल चिल्लाकर उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से हमला करती है और उसका खून पी जाती है। अगली सुबह लोगों को राकेश की लाश मिलती है। देखो तो कितनी बेदर्दी से मारा है इसको। इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। किसी जानवर ने काट लिया होगा। बदतमीज तो था ही, किसी को भी कुछ भी बोल देता था। क्या पता किसी जानवर को मारने की कोशिश की हो तो बदले में जानवर ने ही इसको मार दिया। लोग भिखारी की बात को सच मान लेते हैं। अगली सुबह एक बार फिर भिखारी हमेशा की तरह शिकायत कर रहा होता है। हे भगवान, आज कुछ तो मिले जिससे मेरा जीवन चले, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे भाई, ऐसे कैसे आप भूखे मर जाओगे, वो भी मेरे होते हुए? ये लो, आप ये खाना खा लो, मैंने टिफिन बनाया था। और अगर आपको कभी भी भूख लगे तो आप मुझे। तुम कौन हो और क्या इस गांव में नए नए आए हो? हाँ जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ। चलो, मुझे काम के लिए देरी हो रही है, मिलते हैं बाद में। इतना अच्छा व्यवहार तो इस गांव में किसी का भी नहीं है, भगवान उसका भला करे। राम थोड़ी दूर पर जाता है तो उसको एक सुराही दिखाई देती है। ये कैसी सुराही है? इतनी चमक रही है ये। इतना बोलकर राम सुराही के पास चला जाता है और सुराही को उठाकर देखता है। अरे, इसमें तो सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ किसने रख दिया होगा? किसी का खो तो नहीं गया? तभी वहाँ एक सुंदर औरत आती है। क्या हुआ भाई साहब, आपकी सुराही लेकर किस सोच में पड़े हुए हैं? बहन जी, ये सुराही सोने के सिक्के से भरी हुई है, पर ये मेरी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसकी सुराही खोई होगी उसको कितना दुख पहुंचा होगा। अब मैं सुराही कैसे उस तक पहुंचाऊं? अरे भाई साहब, जिसके पास सोने की सुराही हो उसके पास तो क्या कुछ नहीं होगा। ये भगवान का संकेत है आपके लिए। आप बड़े नेक दिल मालूम पड़ते हैं। ये सुराही आप रख लीजिए, ऊपर वाले का तोहफा समझकर। कोई मांगे तो उसको दे दीजिएगा, ना मांगे तो आप रख लीजिएगा। फिर राम सुराही लेकर वहाँ से चला जाता है। गांव में हो रहे हादसे से परेशान शंभू बहुत दिनों से पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, और आज भी यही पता लगाने वो राम के पीछे निकला होता है। जो भिखारी से प्यार से बात करे वो जिंदा वापस आ जाता है, या फिर सही सलामत वापस आ जाता है। लेकिन जो भी भिखारी से ऊंची आवाज में या बुरी तरह बात करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या तो मर जाता है। ये चक्कर क्या है आखिर? तभी वो देखता है कि सुंदर औरत वहीं खड़ी है और वो भिखारी भी वहीं आ गया। कितना नेक दिल इंसान है,
ऐसे ही क्यों नहीं होते सारे इंसान? इस तरीके के इंसान अगर होने लगे, हमें किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मालिक, इनको समझ नहीं आता दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। शंभू भूतिया जिन्न और चुड़ैल की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत आसान जरिया है पैसा कमाने का। कल मैं भी भूतिया जिन्न को खाना खिलाऊंगा। अगली सुबह। अरे भिखारी भाई, ये लो, कुछ खाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। धन्यवाद शंभू, पर मेरा पेट आज भरा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम्हें जब खाना हो तो खा लेना। चलो, आज तो सोने की सिराही मिलने वाली है। वो खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसको एक 20 रुपए का नोट मिलता है। एक प्लेट खाना खिलाने के बदले 20 रुपए? भिखारी ने तो मुझे भिखारी समझ लिया। इतना किया और कुछ फायदा भी नहीं। तभी वहाँ भिखारी आ जाता है और शंभू से कहता है, अरे भाई शंभू, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? सहायता करने के बदले तो ये दिया, और 20 रुपए के बदले और सहायता लेने और चला आया। अरे शंभू भाई, बताओ ना, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? बताओ, अगर कर पाया तो कर दूंगा। वो क्या है ना, मुझे मेरे गांव जाना है, तो मुझे 2000 रुपयों की जरूरत है। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वापस आते ही तुम्हें लौटा दूंगा। चल हट, मुझे पागल समझ के रखा है क्या? उस राम को तो तूने सोने की सुराही दे दी, और मुझे 20 रुपए, ऊपर से मुझसे 2000 मांगने चला आया। चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो गया है सुबह सुबह। मेरे पास कोई 2000 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए, भिखारी कहीं का। तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अरे मालिक, ये तो एक अच्छा आदमी है, इसने तो आपको खाना खिलाया था ना। अब आप आराम कीजिए मालिक, अब मेरा काम है। इतना बोलकर चुड़ैल शंभू को उठाकर जमीन पर पटक देती है। फिर उसको घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाती है और वहाँ एक पेड़ पर टांग देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मालिक चलो यहाँ से, किसी दूसरे गांव में चलते हैं। इतना बोलकर चुड़ैल और भूतिया जिन्न एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। महेंद्र अपनी पत्नी हेमलता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। महेंद्र बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी हेमलता काफी समय से बीमार चल रही थी। महेंद्र के अपने 8 बच्चे थे, जिसकी वजह से महेंद्र को घर चलाना बहुत ही भारी पड़ता था। वे दिन रात काम करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता था, जिससे कि वो अपने 8 बच्चों को भरपेट खाना खिला सके और अपनी बीमार पत्नी का ठीक से इलाज करा सके। एक रोज महेंद्र काम करके घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में उसके 8 बच्चों के साथ 2 और बच्चियां खेल रही हैं। महेंद्र गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, ये 2 बच्चियां कहाँ से उठा लाई हो? अजी, मेरी बहन के मरने के बाद से जीजाजी की हालत काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो अपने दोनों बच्चियों को हमारे पास छोड़ गए हैं। अरे हमारे खुद के 8 बच्चे कम थे जो अब इन दोनों को और पालो। मैं तो पहले ही 8 बच्चों का ठीक से पेट नहीं भर पा रहा हूँ, अब इन दोनों का पेट कैसे भर पाऊंगा? पहले ही पड़ोस के लोग और बाकी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो आ गया 8-8 बच्चों का बाप, और अब तो सब मुझे 10 बच्चों का बाप कहकर चढ़ाएंगे। अरे जरा अपनी हालत देखो, बीमारी के कारण खुद तो हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हो और मैं सारा दिन धूप में पिसता हूँ। अजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अजी, जैसे हमारे 8 बच्चे पल गए वैसे ही ये भी पल जाएंगे। आप ऐसे गुस्सा न करो। इन बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेरी क्या हालत होती है, ये बस मैं ही जानता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि कहीं दूर भाग जाऊं। अजी, आप ऐसे न बोलो और मुझसे एक वादा करो कि मेरे मरने के बाद आप हमेशा इन 10 बच्चों का पूरा ख्याल रखोगे। महेंद्र हेमलता की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हेमलता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। हेमलता की मौत को कुछ दिन बीत जाने के बाद से घर के हालत और बिगड़ने लगते हैं। घर में खाने का सभी सामान खत्म होने लगा था। तभी महेंद्र की सबसे बड़ी बेटी रेशमा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगती है। तभी महेंद्र वहाँ से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। रेशमा बेटी, तुम इस ढाबे पर लोगों के झूठे बर्तन धो रही हो? और क्या करती पिताजी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है तो मैं अपने भाई बहनों को भूखा नहीं देख सकती,
बस उनका पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अपनी बेटी की बात सुन महेंद्र की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहा था, जिसकी वजह से मेरी फूल सी बच्ची को ये काम करना पड़ गया। जब मेरी छोटी सी बच्ची घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। बेटी, आज के बाद तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं बहुत मेहनत मजदूरी करूंगा, पर कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। भले ही मैं मर भी क्यों ना जाऊं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। फिर क्या था, महेंद्र अपने काम पर जाता है और खूब मेहनत करता है। पूरा दिन काम करने के बाद महेंद्र का मालिक जयदेव उसे काम करने के बस 200 रुपए ही देता है। मालिक, ये तो आपने मुझे मेरे काम के बहुत कम पैसे दिए हैं। इतने पैसों में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भर पाऊंगा? अरे तो क्या मुझसे पूछकर 10 बच्चे पैदा किए थे? और पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज्यादा ही करना होगा। 10 बच्चों का पेट भरना है तो कल से टाइम पर काम पे आ जाना। महेंद्र को जयदेव पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ बोले बिना ही वहां से चल देता है और सड़क पर चलते चलते सोचने लगता है, इतने पैसों में 10 बच्चों का पेट कैसे भर पाएगा? हे भगवान, अब आप ही बताइए कि मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं। मैं कितना बेबस और गैर जिम्मेदार बाप हूँ जो अपने बच्चों का ठीक से पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ। महेंद्र ऐसे सोचता हुआ चला ही जा रहा होता है कि तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आता है और महेंद्र को टक्कर मारकर वहां से निकल जाता है। ट्रक से टक्कर लगते ही महेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं बाप होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं कभी भी उन्हें भूखा सोने नहीं दूंगा। हाय रे, अब मैं क्या करूं? फिर भूत अपनी जेब से 200 का नोट निकालता है और बोलता है, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर भूत फिर से महेंद्र के रूप में बदल जाता है और उन 200 रुपए से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर जाता है। पिताजी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, तुम बच्चों को खाना खिला देना और खुद भी खा लेना। मुझे भूख नहीं है, इसलिए मुझे खाना मत देना। ऐसा बोलकर महेंद्र अपने सभी बच्चों के पास जाता है, उन्हें प्यार करता है और उसके बाद चारपाई पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह महेंद्र फिर से अपने काम पर जाता है, जहाँ जयदेव महेंद्र की लाल आंखों को देखकर बोलता है, क्या हुआ महेंद्र बेटा? लगता है तुम्हारे 10 बच्चों ने रात भर तुमको सोने नहीं दिया, तभी तो आंखें एकदम लाल हो गई हैं। अब 10 बच्चे पैदा करोगे तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ही। हाँ, एक तो बेचारी महेंद्र भाई की पत्नी नहीं रही, फिर ऐसे में बेचारे महेंद्र को ही इतने सारे बच्चों का बोझ झेलना पड़ेगा। क्यों? महेंद्र को जयदेव की बात पर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से जयदेव का गला पकड़ लेता है और भारी आवाज में बोलता है, जयदेव के बच्चे, तूने मेरे बच्चों को बोझ कहा? अरे तू तो खुद इस धरती पर एक बोझ है, और अगर आज के बाद तूने मेरे 10 बच्चों को लेकर मजाक उड़ाया ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे महेंद्र, ये क्या कर रहा है तू? तेरे अंदर कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई जो तू मेरा गला दबाना चाहता है? अरे अरे छोड़ मेरा गला। अगर मुझे जरा भी खरोच आई ना तो मैं तुझे अभी के अभी काम से बाहर निकाल दूंगा। महेंद्र जयदेव का गला छोड़ देता है और मन ही मन बोलता है, इस जयदेव के बच्चे को अभी पता नहीं है कि मैं महेंद्र नहीं बल्कि महेंद्र का भूत हूँ। इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, फिलहाल तो मुझे काम पर लग जाना चाहिए। ऐसा बोलकर महेंद्र काम पर लग जाता है और अपनी भूतिया शक्ति से एक के बाद एक भारी भारी अनाज की बोरी अपनी कमर पर रखकर ट्रक में रखता जाता है। जयदेव अपने दोस्त गुलाब से कहता है, इस महेंद्र में आखिर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अनाज की बोरी तो ये ऐसे उठाकर ट्रक में भर रहा है जैसे इनमें रुई भरी हो। लगता है महेंद्र भाई को अपने 10 बच्चों वाला मजाक सहन नहीं हुआ, तभी तो देखो 10 बच्चों के नाम से उसके अंदर कितनी ताकत आ गई है। ऐसे बोलकर वो दोनों महेंद्र का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है और सभी मजदूर थककर जयदेव से अपने काम के पैसे लेकर घर जाने लगते हैं, पर महेंद्र एक के बाद एक काम किए जा रहा था। जब रात हुई तो महेंद्र भी जयदेव से अपने काम के पैसे मांगने उसके पास जाता है। जयदेव महेंद्र को 500 रुपए देता है। महेंद्र को जयदेव की बात से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर भूत के रूप में बदल जाता है। भूत भूत, अरे अरे मर गया रे, मर गया। ये महेंद्र एक भूत कैसे बन गया? क्या हुआ जयदेव? अरे तेरे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। अब बता कि तू मेरे काम के कितने पैसे देगा? अरे अरे भूत भाई, मुझे जाने दो और आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर मेरी जान बख्श दो। तूने बहुत मजाक उड़ाया था ना मुझे 10 बच्चों का बाप बोलकर, मेरे बच्चों को चिल्लड़ पार्टी बोलकर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर भूत जयदेव के सारे पैसे ले लेता है और उसके बाद उसे गला दबाकर मार डालता है।
भूत फिर से महेंद्र के रूप में आकर अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना और उनके लिए कपड़े लेकर घर जाता है। सभी बच्चे अच्छा अच्छा खाना और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर महेंद्र अपनी भूतिया शक्ति से ढेर सारा काम करता है और खूब पैसे कमाता है। फिर कुछ ही दिनों में महेंद्र एक बड़ा आदमी बन गया और उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक फैक्ट्री भी खोल ली। एक रात महेंद्र अपने कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने अपने भूतिया रूप में आकर उससे बात करने लगता है। हेमलता, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए थे और हमेशा अपने 10 बच्चों की जिम्मेदारी से दूर भागता था, पर आज देखो, मैं मरने के बाद भी तुमसे किया वादा निभा रहा हूँ। मैं अपने 10 बच्चों को प्यार भी करता हूँ और उनकी पूरी देखभाल भी करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक भूत हूँ और मैं ज्यादा दिनों तक अपने बच्चों के पास नहीं रह सकता। तभी वहाँ रेशमा आ जाती है। रेशमा को देखकर महेंद्र का भूत काफी सहम जाता है। पिताजी, आप एक भूत हैं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना पिताजी? मेरी बेटी, तुम बहुत समझदार हो, पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पर मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी अपने भाई बहनों का खूब अच्छे से ख्याल रखेगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची, कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मैं अपने 10 बच्चों का ख्याल हमेशा रखूंगा। ऐसे बोलकर महेंद्र वहाँ से गायब हो जाता है। रेशमा उम्र में बड़ी थी और काफी समझदार भी थी, इसीलिए वो अपने भाई बहनों का ध्यान अच्छे से रखती थी। और जब भी रेशमा को अपने पिता की याद आती या महेंद्र को अपने बच्चों की याद आती, वो उनसे मिलने आ जाया करता। एक छोटे से शहर में राजू अपनी पत्नी रमा और दादी के साथ रहता था। राजू और रमा की शादी को काफी साल हो गए थे, पर उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजू की दादी हमेशा रमा को इसी बात के लिए कोसती रहती थी। एक दिन दादी जब बाहर किसी काम से बाहर जाती हैं, तो वहाँ उनको पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिल जाती है। अरे बहन, कैसी हो? वैसे वो विमला है ना पड़ोस वाली, उसके भी कोई संतान नहीं थी। फिर मैंने उसे एक बाबा का पता दिया। आज देखो, उसका 2 महीने का बेटा है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, और क्या। अगर तुम्हें वहाँ का पता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बड़ा भला होगा। मैं बस मरने से पहले अपने पर पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। राजू की दादी वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब राजू ऑफिस से आता है तो वो रवि को सारी बात बताती है। अरे दादी, आप भी क्या इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना मूड खराब करती हो? मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाली। अब तू कल ही राजस्थान के लिए निकलेगा और वहाँ एक बाबा हैं, उनसे जाकर मिलेगा। दादी की जिद की वजह से अगले ही दिन राजू और रमा राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काफी बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता और गाड़ी सीधा ट्रक से जा टकराती है। राजू तभी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। वो रमा के ऊपर जादू करके उसे झाड़ियों में फेंक देती है और खुद रमा का रूप ले लेती है। अब इसका पति मेरा है और अब मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। उसके बाद वो राजू की सारी चोट ठीक कर देती है और उसे उठाने लगती है। उठो राजू, उठो। तुम ठीक तो हो ना रमा? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर हम अभी मरते मरते बचे हैं। चलो घर चलते हैं। राजू और रमा घर वापस आ जाते हैं। दादी जब उनसे पूछती है कि वो बाबा से मिल आए तो वो झूठ बोल देते हैं। रमा उस दिन से बहुत ही अलग बर्ताव करने लगी थी, जो सबको अजीब लग रहा था। वो एक पल के लिए भी राजू को अकेला नहीं छोड़ती थी। तुमको क्या हो गया है रमा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रमा को बहुत उल्टी होने लगती है। जब दादी डॉक्टर को घर बुलाती है तो पता चलता है कि रमा माँ बनने वाली है। दादी और राजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। राजू और दादी रमा का अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो चुड़ैल अपने असली रूप में छत पर बैठी शैतानी पूजा कर रही होती है। आखिरकार मुझे इतने सालों बाद ये मौका मिला है। पर अभी तू इतनी खुश मत हो। तेरे शरीर में एक नहीं, पूरे 10 बच्चे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए तुझे हर महीने की अमावस की रात को
अपने पति का खून लाकर मुझे चढ़ाना होगा और तभी मैं तेरे एक एक बच्चे में जान डालता जाऊंगा। जिस दिन तेरे ये 10 बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे तो सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी। मैं बस यही चाहती हूँ शैतान, मैं हर महीने अपने पति का खून लेकर आऊंगी और अपने 10 शैतानी बच्चों का जन्म देकर इस दुनिया पर राज करूंगी। चुड़ैल रमा का रूप लेकर नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसके बाद वो हर महीने की अमावस की रात को कैसे भी करके अपने पति को जख्मी करके उसका खून शैतान को चढ़ाने लगती है। ऐसे ही देखते देखते चुड़ैल को काफी महीने पूरे हो जाते हैं। उस चुड़ैल का पेट 10 बच्चों की वजह से बहुत ही ज्यादा मोटा दिखने लगता है। अरे रमा, तेरा इतना मोटा पेट, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारी आवाज, क्या हुआ? और बच्चे, ये तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मुझे बुढ़िया, तू जा यहाँ से। हे भगवान, ये कैसी बात कर रही है? इसे क्या हो गया है? दादी बहुत डर जाती है और घर से भागने ही लगती है कि तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो दादी की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। दादी लुढ़कती हुई नीचे जा गिरती हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल वापस रमा के रूप में आकर नाटक करने लगती है। वो राजू को फोन करके घर पर बुला लेती है। मेरी दादी, बेचारी मेरी दादी हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही चली गई। और रमा का पेट दिन पर दिन और बड़ा होता जाता है। रमा अपने पेट को हमेशा सबसे छुपाने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। एक रात रमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। राजू जल्दी से पड़ोस की बूढ़ी औरत को बुला कर लाता है। अरे तू चिंता मत कर। बूढ़ी औरत अंदर कमरे में जाती है तो रमा का पेट देखकर ही डर जाती है। उसने कभी किसी का इतना बड़ा पेट नहीं देखा होता। रमा एक नहीं बल्कि पूरे 10 बच्चों को जन्म देती है। बूढ़ी औरत 10 बच्चों को देखकर घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। 10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी रमा बड़ी ही स्वस्थ और पहले जैसी ठीक दिख रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद बूढ़ी औरत सब बच्चों को नहलाकर और कपड़े पहनाकर लिटा देती है। उसके बाद वो राजू को जाकर बताती है कि वो 10 बच्चों का बाप बन गया है। 10 बच्चे? हाँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। राजू और बूढ़ी रमा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि रमा नहीं बल्कि एक चुड़ैल बच्चों को खून पिला रही है। आखिर मैंने अपने 10 बच्चों को जन्म दे ही दिया। ये मेरे 10 बच्चे मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये चुड़ैल है तो मेरी रमा कहाँ है? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक चुड़ैल के साथ रह रहा था और ये इतने सारे बच्चे इस चुड़ैल के हैं। मैं क्या करूँ अब, क्या करूँ? मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने तो तुम्हें राजस्थान उन बाबा के पास तुम्हारे भले के लिए भेजा था और ये क्या मुसीबत आ गई? दरअसल हम उनके पास पहुँचे ही नहीं थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम वहीं से वापस आ गए। हे भगवान, मुझे लगता है वहीं से कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हारी दादी मुझे बोलती थी कि जब से रमा राजस्थान से आई है तभी से बदली है। हमें वहाँ के लिए अभी के अभी निकलना होगा। हाँ, आप ठीक बोल रही हो। राजू रमा के पास जाता है और कोई काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे तैसे बारिश से होते हुए राजस्थान उन बाबा के पास पहुँचता है तो वहाँ उनको रमा मिलती है। रमा, रमा, तुम यहाँ? हाँ, ये लड़की 9 महीनों से मेरे पास है। इसके ऊपर किसी चुड़ैल ने जादू किया है, जिसकी वजह से
इसे कुछ याद नहीं है। अब जब तक वो चुड़ैल नहीं मिलती तब तक इस लड़की की याददाश्त वापस नहीं आएगी। ये मेरी पत्नी है बाबा, और इसकी जगह एक चुड़ैल मेरे घर में मेरी बीवी बनकर 9 महीने से रह रही है। राजू शुरू से सारी बात बाबा को बताता है। बाबा उसी वक्त राजू के घर जाते हैं। वो पूरे घर को गोला मार देते हैं और चुड़ैल को अपने कब्जे में करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। तू मुझसे बच नहीं पाएगी, समझी? इसलिए खुद को मेरे हवाले कर दे। चुड़ैल कैसे भी उस बाबा के कब्जे में नहीं आती। फिर राजू पीछे के रास्ते से जाकर चुपके से उस चुड़ैल के बच्चों को बाहर ले आता है। मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चे वापस करो, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम एक चुड़ैल हो और तुम अपना खून पिलाकर इन बच्चों को शैतान बनाना चाहती हो। मैं इन बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा अपने झोले से एक छोटी सी बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल बहुत चीखती चिल्लाती है, पर बाबा की शक्ति उस वक्त उस चुड़ैल की शक्ति से ज्यादा होती है, क्योंकि चुड़ैल के 10 बच्चे उस बाबा के पास होते हैं। बाबा उस चुड़ैल को बोतल में बंद कर लेता है। चुड़ैल के बंद होते ही रमा के ऊपर से चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चुड़ैल को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम दोनों अब इन 10 बच्चों के साथ खुश रहना। और हाँ, इन बच्चों को बेशक एक चुड़ैल ने जन्म दिया है, पर ये अभी इंसान हैं, क्योंकि इनके शैतान बनने से पहले ही मैंने चुड़ैल को कैद कर लिया है। बाबा उस चुड़ैल को अपने साथ ले जाते हैं। राजू रमा को सारी बात बताता है। राजू और रमा उन बच्चों को खूब प्यार से पालते हैं, पर उनके ऊपर उस चुड़ैल का कोई भी परछावा नहीं आता। बिरजू नाम का एक मेहनती किसान था। बहुत वक्त पहले ही उसके माँ बाप लंबी बीमारी के चलते चल बसे थे। वही अपने 2 छोटे भाई बहन का सहारा था। वो दिन रात खूब मेहनत करता था और किसानी से अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम था मीनू। मीनू गांव के एक बड़े जमींदार की बेटी थी। बिरजू, तुम मेरे घर मेरे बाबा से हमारी बात करने कब आओगे? माँ बाबा कह रहे थे कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है और वो मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू करेंगे। मैं क्या करूं मीनू, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं तुम्हारे घर आऊं। वहाँ मेरे जैसे छोटे और गरीब किसान अक्सर उधार पे पैसा मांगने जाते हैं और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं किसी और से शादी कर लूं? मीनू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बिरजू उदास होकर बैठ जाता है। शाम को वो अपने टूटे फूटे घर में जाता है। उसके भाई बहन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आओ भैया, देखो मैंने आपके लिए हलवा बनाया है। हलवा? मगर वो क्यों और कैसे छुटकी? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भैया, मैंने किराने वाले से थोड़ा सूजी उधार ले लिया। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो इसलिए हम आज रात 12 बजे इस हलवे को जमाकर इसका केक बनाकर काटेंगे। अपने घर की स्थिति देखकर बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने भाई बहन का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर में 12 बज जाता है और बिरजू की बहन हलवा लेकर आती है। चलो भैया, अब इसे काटो। नहीं नहीं दीदी, रुको, कोई और भी आने वाला है। इतनी देर में वहाँ मीनू आ जाती है। क्या मेरे बिना ही अपना जन्मदिन मना लोगे बिरजू? मीनू, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा जन्मदिन है पगले, मुझे तो आना ही था। चलो, ज्यादा वक्त नहीं है, अब जल्दी से प्यारा सा केक काटो। बिरजू केक काटकर सबको खिलाता है। ये लो बिरजू, तुम्हारा तोहफा। इसमें क्या है मीनू? ओह, ये तो एक लॉकेट है। इसमें तो हम सब की तस्वीरें हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीनू। मेरे छोटे से परिवार की ये तस्वीर बहुत प्यारी है। ध्यान देना बिरजू, अब इस परिवार में मैं भी हूँ, इसलिए इसमें मेरी भी तस्वीर है। बस अब तुम मुझे जल्दी से शादी करके यहाँ ले आओ। बिरजू मीना को गले लगा लेता है और थोड़ी देर में वो वापस चली जाती है। बिरजू का रमन नाम का एक पड़ोसी था जो कि मीनू को बहुत पसंद करता था। रमन को मीनू और बिरजू की नजदीकियाँ पसंद नहीं थी और उसने मीनू से अपने दिल की बात कही थी, पर मीनू ने उसे साफ मना कर दिया था।
इसके बाद रमन अंदर ही अंदर बिरजू से जलने लगा था। उसने मीनू को आधी रात को बिरजू के घर से निकलता देख लिया था। उसने अगले ही दिन जाकर मीनू के पिताजी को सब बता दिया। मीनू, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? इतने बड़े आदमी की बेटी होकर तुम एक 2 कौड़ी के भूखे नंगे गरीब किसान से प्यार कर रही हो? अरे वो अपने आप को तो पाल नहीं पा रहा है, तुम्हें क्या संभालेगा? आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। मीनू बहुत रोती है, पर उसे 1 हफ्ते तक घर के अंदर ही कैद रखा जाता है। 1 हफ्ते बाद वो किसी तरह चुपके बिरजू के घर पहुंचती है तो वहाँ का माहौल देखकर दंग रह जाती है। दीवार पर बिरजू की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। दीदी, दीदी आप इतने दिनों से कहाँ थी? देखिए ना भैया को, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पता नहीं दीदी, एक दिन भैया शाम को खेत से लौटे नहीं और किसी ने खबर पहुंचा दी कि भैया आप नहीं रहे। 1 हफ्ता होने को आया है। अगर वो जिंदा होते तो अब तक वापस आ जाते, पर वो नहीं लौटे तो हमें भी यकीन हो गया कि वो अब नहीं रहे। इतना कहकर बिरजू के छोटे भाई बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं और मीना भी बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर लौट आती है। तुम मेरी इजाजत के बिना बाहर कैसे गई थी? मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराऊंगा ताकि ये सारा तमाशा बंद हो जाए। मीनू कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात काफी हो गई थी। बिरजू के बारे में सोच कर उसे बहुत रोना आ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास बिरजू खड़ा है। मीनू लाइट जलाकर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। लगभग हर रात को ऐसा होने लगा था कि मीनू को बिरजू का साया अपनी खिड़की पर दिखता था। मीनू एक नामी तांत्रिक के पास जाती है। मेरा एक दोस्त था और वो कुछ दिनों पहले मर चुका है, लेकिन मुझे अक्सर उसका साया आधी रात को अपनी खिड़की पर दिखता है। कई बार ऐसा होता है बेटी कि आत्माओं को शांति नहीं मिलती है। जरूर बिरजू की आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है। पर मैं कैसे उससे बात करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए। उससे बात करने के लिए तुम्हें उसकी दुनिया में जाना होगा बेटी। क्या? तो क्या मुझे मरना होगा? नहीं बेटी, मरना तो नहीं होगा, मगर उससे भी खतरनाक काम करना होगा। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें आत्माओं की दुनिया में भेज सकता हूँ और वहाँ तुम्हारी आत्मा जाएगी, पर तुम्हारा शरीर यहीं रहेगा। बिरजू तुम्हें वहीं मिलेगा और वहीं तुम्हें पता चलेगा कि आखिर उसकी आत्मा क्यों भटक रही है। ठीक है, मैं बिरजू की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए ये करने को भी तैयार हूँ। अगली रात को तांत्रिक और मीनू फिर से एक खाली जगह पर मिलते हैं। बेटी, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम तैयार तो हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब तुम यहाँ बैठ जाओ और हाथ में ये धागा बांध लो। इस धागे की मदद से तुम इस दुनिया से जुड़ी रहोगी और वापस आ पाओगी। मैं अब तुम्हें आत्माओं की दुनिया में भेज रहा हूँ। वहाँ जाके तुम जल्दी से बिरजू से मिलकर वापस आ जाना। देर मत करना बेटी, वरना तुम लौट नहीं पाओगी। फिर तांत्रिक मीनू को आत्माओं की दुनिया में भेज देता है। ओह, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पता नहीं बिरजू कहाँ होगा। मीनू अंधेरे में आगे बढ़ती है और तभी उसे बिरजू की आत्मा दिखाई देती है। बिरजू, बिरजू, ये सब क्या हो गया? मीनू जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बताओ बिरजू, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मीनू, तुम्हारे पिताजी और रमन ने। क्या? हाँ मीनू, रमन के साथ मिलकर तुम्हारे पिताजी ने मुझे मार के नदी में बहा दिया ताकि तुम्हारी शादी वो रमन से करा सके। मेरी आत्मा इसलिए तड़प रही थी क्योंकि ना मेरा अंतिम संस्कार हुआ और ना ही मुझे मुक्ति मिली। तुम फिक्र मत करो बिरजू, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराऊंगी और तुम्हारे कातिलों को सजा भी दिलवाऊंगी। इतनी देर में उस अंधेरी जगह पर बहुत तेज हवा चलने लगी। मीनू, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब तुम्हें यहाँ से फौरन जाना होगा। मीनू आखिरी बार बिरजू की आत्मा को गले लगा लेती है और वहाँ से वापस असली दुनिया में आ जाती है। बेटी,
तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे क्या करना है ये भी एकदम साफ पता चल गया है। अगले दिन मीनू पुलिस स्टेशन में जाकर सब सच सच बता देती है और पुलिस रमन को धर दबोचती है। रमन पुलिस की मार खाकर सब सच सच उगल देता है कि उसने बिरजू को किसके साथ मिलकर मारा। पुलिस तुरंत मीनू के पिताजी को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल हो जाती है। जाते जाते मीनू के पिताजी उससे कहते हैं, ये तू क्या कर रही है मीनू? तू अपने बाप को जेल भिजवा रही है? मत कहिए मुझे बेटी, एक मासूम इंसान का खून किया है आपने। मैं किसी खूनी की बेटी नहीं हो सकती। इसके बाद मीनू बिरजू के घर जाकर रहने लगती है और बिरजू के छोटे भाई बहन को पालने में अपना बाकी का जीवन बिता देती है।